अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इंसानी सेहत और अमराज या बीमारियां, इस चैप्टर में कुछ बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने ये कहा था आपको कि इस चैप्टर में जितने भी डिसीजेस है उन सब डिसीजेस का एक पर्टिकुलर ये खाका अगर आप आपके नोट्स में बना लेते हैं तो आपको सारे डिसीजेस एज़ कंपेयर पढ़ना, यानी आपस में उनका मुआवजा करने में और याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी कि उस डिसीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज़म क्या है, यानी उसके लिए ज़िम्मेदार खुर्दबीनी जानदार या और कोई जानदार जो है वो कौन सा है, उसकी अलामतें कौन सी है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे मुंतकिल होता है वो, उसका डायग्नोस, उसका पता कैसे लगाया जाता है, ट्रीटमेंट, उसका इलाज किस तरह से है और उसका रोकथाम या उसके तदाबीर, प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। लास्ट पीरियड में जो हमने 3 डिसीजेस पढ़े थे उसमें मलेरिया को पढ़ा था, उसके बाद एक अमीबॉयसिस पढ़ा था और एस्केरेसिस, ये तीनों डिसीजेस को पढ़ा था। और इन तीनों डिसीजेस में उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उसकी अलामतें क्या हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके बाद उसका पता कैसे लगाया जाता है, डायग्नोस कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है। अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक डिसीज़ जिसको फिलारियासिस कहा जाता है या इसी को एलिफेंटासिस भी कहते हैं। ये जो डिसीज़ है एक नेमाटोड्स से होने वाला डिसीज़ है। स्पेशली ये जो डिसीज़ है इसको एलिफेंटासिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डिसीज़ में ख़ासतौर से हाथ, पैर, लिम्फ नोड, टेस्टिस वगैरह या फिर इस तरह की जो कुछ पार्ट है बॉडी के, उस बॉडी के पार्ट में ये इस डिसीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज़म है उस बॉडी पार्ट में इस तरह की स्वेलेंस, इस तरह की सूजन पैदा कर देता है कि जैसे अगर पैर के हिस्से में हो तो इंसान का जो पैर है जस्ट लाइक एलिफेंट, यानी हाथी के पैर के जैसा नज़र आता है, इसलिए इसे एलिफेंटाइसिस कहा जाता है। ये जो डिसीज़ है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज़म है, सबसे पहले इस डिसीज़ को जो है तो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक मैंने अभी आपको कहा कि जैसे लिम्फ नोड में या लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें ये मौजूद होता है, तो इसलिए इसकी जो 3 टाइप्स है उसमें एक लिम्फेथेटिक, यानी लिम्फेथेटिक ये उसकी एक टाइप है, लिम्फेथेटिक फिलारियासिस। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस फिलारियासिस। और इसकी जो थर्ड टाइप है वो सीरस फिलारियासिस। ऐसी इसकी 3 टाइप्स। इसमें का ये लिम्फेथेटिक फिलारियासिस इज़ अ कॉमन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन, यही ज़्यादातर पाया जाता है, बाकी के 2 बहुत कम पाए जाते हैं। इसमें जो बाकी के जो 2 डिसीजेस है वो तकरीबन कॉमनली एक ही खुर्दबीनी जानदार से होते हैं, एक ही खुर्दबीनी जानदार उसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज़म है, उसको मैंसोनेला स्पीसीज़ कहा जाता है। मैंसोनेला जिनस की कुछ स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ जो है इस डिसीज़ को पैदा करती है। तो ये सीरस फिलारियासिस और सबक्यूटेनियस, ये दोनों के लिए ये कॉमन कॉजल ऑर्गेनिज़म है। लेकिन जो लिम्फेथेटिक फिलारियासिस है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज़म है ये है, इसका नाम है ओकेरिया, ये उसके जिनस का नाम है और उसके स्पीसीज़ का नाम है बेन क्रॉफ्टिस। अक्सर इसको पूछा जाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और यही क्योंकि कॉमन होने की वजह से
यही उसका आंसर होगा। ये 2 को ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। तो याद रखिए इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म में लिम्फेटिक फिलियारिसिस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो होकेरिया बैंक्रॉफ्टिस, ये उसका नाम है। और इसी को जो है अक्सर ज़्यादातर पूछा जाता है, ये 2 को नहीं पूछा जाता। उसके बाद में नेक्स्ट इसके जो अलामतें हैं, साइन एंड सिम्टम्स जिसे हम कह रहे हैं, इसकी अलामतों में मैंने अभी आपको कहा कि ज़्यादातर लिम्फ नोड्स है, हाथ है, पैर है, टेस्टिस है मेल में, इस हिस्सों में ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है कुछ इस तरह की डेवलपमेंट करता है, यानी ख़ास तौर से स्पेशली जो स्किन का इंटरनल जो लेयर होती है, फैटी लेयर्स जो होती है, उस फैटी लेयर को उसमें सूजन पैदा करता है, और जिसकी वजह से जो है तो हाथ है, पैर है, ये काफ़ी उसकी मोटाई बढ़ जाती है, और ये एलिफेंट के या हाथी के पैरों के माने नज़र आते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटेसिस कहा गया है। ये उसकी अलामतें हैं। इसके अलावा हाइड्रोसिल एक डिसीज़ होता है जो मेल में टेस्टिस जो होते हैं, वो टेस्टिस की जो वह है साइज़ है उसमें काफ़ी वो बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी यही यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है। और ये एक टाइप्स की फिलियारिसिस या एलिफेंटेसिस की एक तरह की टाइप्स है। उसके बाद में ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ इसका मुंतकिली का जो ज़रिया है, अक्सर ये मॉस्किटो से ये होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मॉस्किटो से यानी मच्छर से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में या इंसान में मुंतकिल होता है। और स्पेशली ख़ास तौर से कभी पूछा जाता है, इसको याद रखिए, इसको जो मुंतकिल करने वाला जो मॉस्किटो है उसको क्यूलेक्स कहा जाता है। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के ज़रिए जो है तो ये डिसीज़ जो है तो मुंतकिल होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। इसका जो डायग्नोस है, ये डायग्नोस पता लगाने के लिए इसका फिजिकली जो चेक है उसको उसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल चेकिंग के ज़रिए पता चल जाता है, या फिर ब्लड वगैरह का जो टेस्ट करते हैं और उसके ज़रिए इसको पता लगाया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है उसमें डाईइथिल कार्बोमोजिन सिट्रेट, ये जो है ये दवाई इसके अंदर इस्तेमाल होती है। और प्रिवेंशन में बहुत सिंपल चीज़ है कि जो डिसीज़ है इसके होने के लिए ज़िम्मेदार या मुंतकिली के लिए ज़िम्मेदार ये मॉस्किटोज़ है। तो मॉस्किटोज़ की जो पैदावार है उसकी रोकथाम कैसे हो, उससे कैसे बचा जाए, यानी किस तरह से डिफरेंट उसके जो वेज़ है, डिफरेंट उसकी जो रास्ते हैं उसका इस्तेमाल करके जो है तो हम उसको रोक सकते हैं या उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत ही एक यानी सिंपल सा एक डिसीज़ है, इसको आपको याद रखना है, फिलियारिसिस या एलिफेंटेसिस। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको पूछा जाता है, वो डिसीज़ है टाइफाइड। याद रखिए बहुत कॉमन, बहुत सारे लोगों में बहुत बार होने वाला एक डिसीज़ है जिसको टाइफाइड कहा जाता है। अक्सर ये इस डिसीज़ की जो अलामतें हैं वो अलामतों में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार का रहना, नेबरहुड 104 फ़ारेनहाइट जो है बुखार का पाया जाना, ये इसकी अलामतों में से है। बाकी की भी अलामतें इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। टाइफाइड में इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरियल या बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज़ है। वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये सैल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज़ है। इसमें स्पेशली ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव होता है। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम, और जिसने एक स्टेन बनाया, एक रंग बनाया, अगर वो उसको हासिल करता है कोई बैक्टीरिया तो उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो हासिल नहीं करता है उनको ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। तो याद रखिए इस बैक्टीरिया का
यानी जो इसकी जो बॉडी है इस तरह से ये बैक्टीरिया होता है और इसकी बॉडी पर इस तरह से फ्लैजेला, जिसे हम उर्दू में हरकी तुरशे कहते हैं, ये फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो इसके फ्लैजेला पर और इसके सरफेस पर अलग अलग एंटीजेंस होते हैं। इसका जो सरफेस है, बॉडी सरफेस, यानी ये हिस्सा जो है, इस पर एंटीजन ओ होता है, कभी कभी इसको पूछा जाता है, और इसके फ्लैजेला पर एंटीजन एच पाया जाता है। तो याद रखिए, ये टाइफाइड, इसके लिए ज़िम्मेदार जो बैक्टीरिया है वो है सैल्मोनेला टाइफी। बहुत कॉमन है ये और इसको बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए इसके लिए ज़िम्मेदार जो बैक्टीरिया है वो है सैल्मोनेला टाइफी। ग्राम नेगेटिव होता है। मैंने अभी कहा आपको कि इसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीजन ओ है और इसकी जो फ्लैजेला है, हरकी तुरशे है, उसके ऊपर एंटीजन एच है। उसके बाद चले आइए, इसकी जो अलामतें हैं, बहुत कॉमन अलामतें हैं इसकी। मैंने अभी कहा आपको कि तेज़ बुखार का रहना, नियर अबाउट 104 फ़ारेनहाइट बुखार का पाया जाना, सर दर्द, हाथ पैरों में दर्द होना, और इसका जो बुखार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आता है, यानी जैसे 12 घंटों में आ रहा है तो 12 आवर्स के इंटरवल में आता रहेगा, 6 आवर्स के इंटरवल में आता रहेगा, 24 आवर्स के इंटरवल में आता रहेगा। इसके अलावा कुछ बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग भी होती है, पेट दर्द होता है, ऐसी इसकी बहुत सारी अलामतें हैं। लेकिन जो कॉमन अलामतें हैं उसमें तेज़ बुखार का होना, सर दर्द का होना, हाथ पैर का दर्द होना, मतलाहट, वोमिटिंग का होना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके अंदर कुछ लोगों को खांसी वगैरह का पाया जाना, ये तमाम अलामतें जो है इस टाइफाइड में पाई जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, यानी टाइफाइड्स जो सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, ये ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ें हैं, इनके ज़रिए अपने बॉडी में मुंतकिल होता है। इन्फेक्टेड पर्सन से, उससे साथ में अगर वो ऐसी शेयरिंग होती है या इस तरह से अगर वो टाइफाइड है उससे, तो वो वहाँ से अपने बॉडी में मुंतकिल हो जाता है। डायग्नोस जो है इसका ब्लड टेस्ट इसकी करते हैं, और स्पेशली जो है इसकी जो टेस्ट होती है उस टेस्ट का जो नाम है इसके डायग्नोस में, उसको विडॉल टेस्ट कहा जाता है। बहुत बार इसको पूछते हैं, याद रखिए कि विडॉल टेस्ट के ज़रिए जो है तो ये टाइफाइड का या सैल्मोनेला टाइफी का पता लगाया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारी दवाइयाँ जो है इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर से क्लोरोमाइसिन। ये दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एमोक्सिसिलिन्स वगैरह, ये दवाइयों का इस्तेमाल इसकी रोकथाम में किया जाता है। प्रिवेंशन जो है इसका, प्रिवेंशन कंट्रोल, और सिंपल चीज़ है कि खाने पीने की जो चीज़ें होती है, साफ़ सुथरा रखना, हाथ धोना, ये तमाम चीज़ें इसके प्रिवेंशन में आ जाएगी। अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना, ये सब चीज़ें इस टाइफाइड की प्रिवेंशन में आ जाएंगी। बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और इसमें जो है इसके खास तौर से इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है आपको, इसके जो ट्रीटमेंट है उसको याद रखना है, ये ग्राम नेगेटिव होता है ये याद रखना है, उसके ऊपर मौजूद जो एंटीजेंस है ये कौन से है ये याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद जो डिसीज़ है जिसको निमोनिया कहा जाता है। तो चलिए, ये टाइफाइड के बारे में सारे पॉइंट्स आप याद रख लिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो डिसीज़ है निमोनिया, स्पेशली ये अमले तनफ़ुज़ी निज़ाम में होने वाला एक डिसीज़, एक कॉमन डिसीज़ है। इसमें स्पेशल क्या होता है कि इंसान के जो फेफड़े हैं, इस फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, और ये कफ यानी म्यूकस जो होता है अपने बॉडी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस फॉर्म होता है, जो म्यूकस तैयार होता है, वो फेफड़ों के जो हवा की थैलियाँ हैं, एयरविलाई जिसे कहते हैं, एल्विलाई जिसे कहते हैं, वो एयर बैग्स के अंदर, वो हवा की थैलियों में ये म्यूकस बड़े पैमाने पर जमा हो जाता है। और वो जमा होने से वो सिंपल चीज़ है, सांस लेने में तकलीफ़ होगी और नेक्स्ट ऑक्सीजन की कमी होगी। उसके बाद उसमें तेज़ बुखार, खांसी, ये सारी चीज़ें, ये उसकी अलामतों में हम उसको डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज़म्स है यानी निमोनिया के, ये निमोनिया के कॉजल ऑर्गेनिज़म जो है, तो निमोनिया वायरस से भी होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है,
निमोनिया कुछ फंजाई से, फफूंद से भी होता है। तो जो वायरसेस है जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, एक कॉमन वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। ये इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी स्पीसीज है जिससे ये निमोनिया आमतौर पर होता है। पैरा इन्फ्लुएंजा है, इससे होता है। इसके अलावा कुछ जो वायरसेस है जिसमें स्पेशली एडिनो वायरस है, उसके बाद RSV है, इन तमाम वायरस से ये निमोनिया ये बीमारी होती है। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये कॉमनली इसके ज़रिए ये निमोनिया की बीमारी होती है। यानी वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, एडिनो वायरस है, RSV है। उसके बाद बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बहुत बार इसको पूछा जाता है, याद रखिए। फंजाई में निमोसाइटिस, ये स्पीसीज है। निमोसिस्टिस के ज़रिए दो इसकी कैरिनी, ये स्पीसीज है इसके ज़रिए ये अक्सर इंसानों में होता है। इसकी जो साइन सिम्टम्स है मैंने आपको बताया कि स्पेशली बुखार का आ जाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में फेफड़ों के अंदर जो है, लंग्स के अंदर जो है बड़े पैमाने पर म्यूकस का बलगम जिसे हम कहते हैं उसका जमा हो जाना, उसका सख्त हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ग्रेइश कलर या ग्रीनिश कलर जिसे कहते हैं उस तरह का कफ होना, खांसी का हो जाना, हाथ पैर दर्द, सर दर्द, बहुत सारी बाकी दीगर अलामतें। और फिर अगर ऑक्सीजन की कमी होती रही तो फिर बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में पैदा होते हैं और ये इस तरह का एक डिसीज़ है जिसको अपन निमोनिया कह रहे हैं। उसके बाद इसका जो डायग्नोस है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी फिजिकल इसको देखकर इसका डायग्नोस किया जाता है या फिर अपने जो बॉडी में मौजूद जो बलगम है उसका टेस्ट करके इसका डायग्नोस किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इस तरह की दवाइयाँ, बेंजील पेनिसिलिन वगैरह का इस्तेमाल होता है अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो। याद रखिए जो भी एंटीबॉडीज़ या फंगल इन्फेक्शन है तो ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो काफ़ी असरदार होती है। जैसे टाइफाइड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयों के ज़रिए उसको बहुत आसानी से, जैसे मैंने अभी कहा एमोक्सिसिलिन उसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो वहाँ बहुत आसानी से उसकी रोकथाम की जा सकती है। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आते जाता है इसको इसके रोकथाम के लिए। उसमें सिर्फ दीगर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको रोका जाता है। और फिर ये जो वायरस है, ये वायरस से होने वाली बीमारियाँ जो है अक्सर उसका एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है, वो इंक्यूबेशन पीरियड अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर धीरे धीरे उसका असर ऑटोमेटिकली ख़त्म होते जाता है। वैसे ही इसमें होता है। लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैंने अभी आपको कहा कि ऑक्सीजन की कमी ये इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है और फिर बाकी की दीगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पैदा होते जाते हैं और ये जो है तो इस तरह से इसको यानी फिर इसका इलाज मुश्किल होता है। प्रिवेंशन जो है इसमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें ख़ास तौर से स्पेशल निमोनिया के लिए जो टीके मौजूद है, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, ये टीके लगवाए जाते हैं और इसमें इन्फ्लुएंजा वगैरह की रोकथाम, बैक्टीरियल जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह की रोकथाम ये टीकों के ज़रिए बआसानी से की जाती है। बच्चों में बड़ों में दोनों भी तरह से
ये निमोनिया के टीकों को लगाया जाता है और इसका जो है तो प्रिवेंशन किया जाता है। तो इस तरह से याद रखिए, ये निमोनिया जो है ये बीमारी, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म तीनों तरह के होंगे, वायरस भी होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजा होगा। इसकी अलामतें मैंने आपको बताया। ट्रांसमिशन जो है इसका अब ये वेरियस है, जैसे वायरस से अगर होगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उस बंदे के कांटेक्ट में आने से है। ड्रॉपलेट जो होते हैं, जैसे नाक छींकने से वगैरह ड्रॉपलेट आते हैं, ये इसकी वजह से, ये सारी चीज़ें जो है उसकी मुंतकिली के ज़रिए बनेंगे। ठीक है, तो ये सब इस निमोनिया के एतबार से याद रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो डिसीज़ है जो बहुत ही कॉमन होता है और उसका नाम भी है कॉमन कोल्ड, जिसे अपन सर्दी जुकाम आम जुबान में कहते हैं। ये कॉमन कोल्ड एक ऐसा डिसीज़ है कि ये सभी लोगों को होता है। अक्सर मौसम में तब्दीली होती है तब होता है, या और कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, यानी हवा में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो तब होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो ये जो कॉमन कोल्ड है, ये कॉमन कोल्ड इस तरह की बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोगों को होने वाली और बहुत ही कॉमन ऐसा एक डिसीज़ है। कॉमन कोल्ड में स्पेशली उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है राइनो वायरस, वायरल इन्फेक्शन है ये, कोरोना वायरस। आजकल ये बहुत काफ़ी चल रहा है कोरोना वायरस। तो ये कॉमन कोल्ड बीमारी के लिए ज़िम्मेदार है, सर्दी ज़ुकाम के लिए ज़िम्मेदार है। अभी जो कोरोना वायरस है उसको कोविड-19 कहा जा रहा है, वो इसी कोरोना वायरस की एक स्पीसीज़ है और उसमें कुछ चीज़ें, मतलब ये जनरल जो कॉमन कोल्ड वाले हैं इससे कुछ चीज़ें जो है तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा, यानी जिसे कहेंगे कफ वगैरह फॉर्मेशन होता है। जो लंग्स इन्फेक्शन होने के बाद जो हवा की जो बैग्स है वो फुल फिल जैसे निमोनिया में होता है, वैसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक तरह से निमोनिया हो जाता है और फिर जो है वो बंदे को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो उसकी अलामतों में आ जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स इसकी बहुत कॉमन साइन सिम्टम्स है, यानी बहुत ही कॉमनली इसको, ये डिसीज़ को हम देखते हैं। सर्दी ज़ुकाम होना, यानी कफ होना, खांसी है, नाक का बहना है, ये सारी चीज़ें, सर दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, ये तमाम चीज़ें जो है इसकी अलामतों में आती है। और ये बहुत कॉमन डिसीज़ होने की वजह से इसमें कभी इसमें बुखार वगैरह होता है, थकान है, ये सब चीज़ें ये इस कॉमन कोल्ड के अंदर आएगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मुंतकिली का जो ज़रिया है इसका जो मुंतकिली का जो ज़रिया है वो स्पेशली जो खांसने वाला कोई खांसे, छींक वगैरह आ जाए या नाक के ज़रिए कोई ड्रॉपलेट अगर गिर जाता है तो ये वायरस जो है तो दूसरे बंदे के बॉडी में उसके ज़रिए जो है तो ये मुंतकिल होता है। इसका डायग्नोस करने का जो तरीका है, तो इसका डायग्नोस जो किया जाता है स्पेशली ब्लड टेस्ट करके इसको अपन डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर अभी कोरोना वगैरह की जो टेस्ट हो रही है, यानी गले के हिस्से से या नाक के हिस्से से जो म्यूकस है उसको लेना है और उसका टेस्ट करना है। ट्रीटमेंट जो इलाज है इसका, तो ख़ास तौर से स्पेशली वायरल इन्फेक्शन होने से बहुत सारी चीज़ें, मैंने अभी भी आपको कहा कि कॉमनली इसकी कोई ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती है, लेकिन दीगर कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और उन कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाता है। और ये जो वायरसेस होते हैं इनका एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे राइनो वायरस अप टू 7 डेज़, कोरोना वायरस अप टू 14 डेज़, ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद उसका असर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से इसका इलाज या ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंशन जो है इसका, यानी जिसे रोकथाम या तदाबीर कह रहे हैं हम, तो इसका रोकथाम या तदाबीर वही जो आमतौर पर जो जिससे इस तरह का डिसीज़ है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखे, उसके खांसने, छींकने, इससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे बचने की कोशिश करें। ये सारी उसके प्रिवेंटिव मेजर्स में आएंगे। इस तरह से कॉमन कोल्ड नाम का जो डिसीज़ है, ये एक डिसीज़ है, बहुत ही कॉमन ये पाया जाता है और इसकी जो अलामतें हैं ये सबको पता है ये किस तरह से होती है। तो ये यहाँ पर ये जो डिसीज़ेस है, ये डिसीज़ेस जिसमें आज हमने फिलियारिसिस, टाइफाइड, निमोनिया और कॉमन कोल्ड,
ये 4 डिसीज़ेस को देखा है और इसमें बाकी जो डिसीज़ेस है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सभी डिसीज़ेस में ये सारी चीज़ें कॉमन होगी, कॉजल ऑर्गेनिज्म, साइन एंड सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका डायग्नोस, ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स। तो एक अगर आप इसका एक टेबल बना लेते हैं तो सभी डिसीज़ेस आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, मिले नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।